हेलो फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में हम पढ़ेंगे यूज़ एंड इंटरफेरेंस ऑफ मदर टंग इन टीचिंग इंग्लिश। तो पहले हमें बताना है कि कैसे जो मदर टंग है वो हम कैसे यूज़ कर सकते हैं इंग्लिश पढ़ाने में। दूसरा इसमें हमें बताना है कैसे ये इंटरफेयर कर देती है जब हम इसको ज़्यादा ट्रांसलेट करके या फिर इसका ज़्यादा एक्सेसिवली यूज़ कर लेते हैं, तो हमें ये इंटरफेरेंस भी करती है कुछ लैंग्वेज को सीखने में। तो सबसे पहले तो हम यूज़ पढ़ेंगे कि यूज़ क्या होता है। कि भाई जैसे मान लो कि मेरी भाषा क्या है, हिंदी। मैं हिंदी भाषी लोग हूँ, ठीक है। मेरी मदर टंग हिंदी है। मैं एक स्टूडेंट हूँ। मैं जब गई स्कूल में तो वहाँ पे मुझे डायरेक्ट अगर टीचर पढ़ाएगा इंग्लिश तो मुझे समझ में नहीं आएगी। तो मैं क्या करूँगी, टीचर क्या करेगा, पहले मुझे हिंदी में बताएगा, फिर उसको बताएगा कि इसका मीनिंग ये है, ठीक है। तो इस तरह से पहले वो मेरा बोलेगा, फिर जाके वो माई को मेरे सामने रखेगा वर्ड कि इन दो लेटर से मिलकर क्या बना है, ठीक है। तो एक तरीके का हम क्या करते हैं, ट्रांसलेशन करते हैं। कब कब जब हमें समझ में नहीं आता। तो जब हम मदर टंग का यूज़ करते हैं बच्चे को समझाने के लिए, कुछ वर्ड्स को समझाना है, वोकैबुलरी समझानी है, ईडियम फ्रेजेस, तो बहुत ज़्यादा हमें बिल्कुल इंग्लिश में समझाएंगे तो वो बिल्कुल सिर से ऊपर जाएगा उनके। तो मतलब एक तरीके का मदर टंग हम यूज़ कर लेते हैं, ये हम इंडियंस की आदत है। तो डायरेक्ट मेथड तो इनिशिएट किया गया है क्योंकि ये काफ़ी हद तक इंटरफेरेंस कर रहा था। बट डायरेक्ट मेथड ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है जब हम ट्रांसलेशन करते हैं, ठीक है। ट्रांसलेशन हमें करना ही नहीं चाहिए क्योंकि ये हमारी हर्डल होती है हमारी किसी भी लैंग्वेज को सीखने में। तो लैंग्वेज में ट्रांसलेशन कैसे कर सकते हैं, हम सब जानते हैं। जब हमारे पेपर्स होते हैं आप देखोगे उसमें बहुत सारे ट्रांसलेटेड क्वेश्चंस होते हैं। मान लो कि ऊपर इंग्लिश में लिखे हैं, नीचे उर्दू में या फिर हिंदी में लिखे होते हैं, ताकि हमें समझ में आए, ताकि हमें लैंग्वेज की जो भाषा है वो समझ में आए। तो अभी अगर हम मास्टर पोस्ट ग्रेजुएट करते हैं वहाँ पे भी हमें ट्रांसलेशन मिलता है। तो मतलब एक तरीके का हम एक्सेसिव यूज़ कर लेते हैं मदर टंग का जब हम टीचिंग ऑफ इंग्लिश करते हैं या फिर टीचिंग करते हैं, पढ़ाते हैं। पेडागोजी में इसका यूज़ इसलिए किया जाता है ताकि बच्चे को जो टारगेट लैंग्वेज है या फिर इंग्लिश लैंग्वेज है उसे अच्छे से समझ में आए। तो मदर टंग हम नहीं बुला सकते क्योंकि वो पहले वो सोचता भी वही उसमें ही है और वो लिखता या फिर बोलता भी उसमें ही है। तो एक्सप्रेस करना या फिर सोचना दोनों चीज़ें उसकी मदर टंग में ही हो रही हैं। तो हम क्या करेंगे, उसकी मदर टंग का यूज़ करेंगे अपने इंग्लिश पढ़ाने में। उसको कैसे करेंगे, तो भाई एक तरीके की हम उसको हैबिट देंगे, ठीक है। हैबिट बनवाएंगे, फॉर्मेशन ऑफ हैबिट ऑफ क्लियर थिंकिंग की, ताकि वो जो भी उसने लिखना है इंग्लिश में, कोई भी सेंटेंस फॉर्म करना है तो पहले वो हिंदी में सोचेगा दिमाग में, और क्लियर सोचे, एकदम क्लियर थॉट हो उसके कि क्या वो लिखने वाला है। तो स्टूडेंट को ऐसी हैबिट कंडीशनिंग दी जाए ताकि वो इंग्लिश को फॉर्म कर सके। मान लो कि कुछ एक्शन वर्ब्स हो गई तो कुछ समझ में नहीं आती, तो टीचर क्या करेगा, पहले उनको एक्शन वर्ब सिखाएगा कि करना करना मतलब डू, डू सिखाएगा, डू डिड डन, फिर उसकी थर्ड फॉर्म सिखाएगा। इस तरीके से उसको पहले उसको वो वैसी हैबिट देगा, कल्टिवेट करेगा ताकि वो कोई भी एक्शन वर्ब का यूज़ कर सके किसी भी सेंटेंस के अंदर। जैसे कि आप देखोगे कि डिबेट्स होती हैं, प्रेजेंटेशंस होती हैं, जो भी हम हमारे दिमाग में विचार होते हैं हम पहले वो अपनी भाषा में सोचते हैं, फिर उसको ट्रांसलेट करते हैं, तब जाके वो हमें समझ में आती है इंग्लिश में। ऐसे हमें कोई चीज़ समझ में नहीं आती। तो कहने का मतलब है कि बच्चे को एक्सप्रेस करना है इंग्लिश में और थिंक करना है मदर टंग में। जो भी उसकी भाषा, हिंदी भाषा मान लो उसकी मदर टंग, तो वो पहले वो सोचेगा हिंदी में और एक्सप्रेस करेगा इंग्लिश में, ठीक है। और ये प्रोसेसिंग दिमाग में चलेगी। नेक्स्ट इसमें है कि कंपैरिजन और कंट्रास्ट करेगा कि कुछ शब्द जो होंगे इंग्लिश में भी वैसे होंगे और कुछ शब्द जो होंगे वो उसकी मदर टंग में भी वैसे होंगे। तो हम क्या करेंगे, उनका कंपैरिजन करेंगे कि दोनों शब्द जो है, ताकि उसको कोई मतलब आसानी हो जाए एक तरीके का कंपैरिजन करते हुए, वो साउंड को समझ के या फिर कंपैरिजन कर सके। अच्छा इसका ये हो सकता है, जैसे कि कोई भी सफिक्स हो गए या प्रीफिक्सेस हो गए तो उसका साउंड एक जैसा आता है। तो हम कहीं पे भी सफिक्सेस प्रीफिक्सेस लगाएंगे तो उसका एक ही साउंड क्रिएट होगा। तो एक तरीके का प्रोनाउंसिएशन यहाँ से हम क्रिएट कर सकते हैं। कुछ प्रोनाउंसिएशन सेम होंगे। अगर हमने ज़्यादा इसका यूज़ कर लिया, मान लो कि हम हिंदी में सोच रहे हैं, उसका प्रोनाउंसिएशन इंग्लिश में भी हम उसको वैसे ही पढ़ देते हैं, तो ये प्रॉब्लम भी हो सकती है। एक तरीके का हम टीचिंग इंग्लिश पढ़ाते समय लैंग्वेज को कंपैरिजन करते समय या फिर कॉन्ट्रास्ट जो शब्द होते हैं, गुड बैड और ये फिर उल्टे पुल्टे अपोजिट शब्द होते हैं, वो भी हम सिखा सकते हैं, उनको प्रोनाउंस करना सिखा सकते हैं, है ना। और इस तरह से कंपैरिजन करके बच्चे को हम समझ, जैसे कि यहाँ पे ओ है तो ओ हिंदी में कैसे होगा और इंग्लिश में कैसे होगा, प्रोनाउंस करके दिखा सकते हैं। प्रॉपर यूज़ ऑफ ट्रांसलेशन, तो ट्रांसलेट कर लेंगे भाई। वही बात हो रही है कि जो भी वर्ड्स उसने सोचे हैं दिमाग में पहले उसको वो ट्रांसलेट कर लेगा। जैसे हम कोई बुक में कोई एक लाइन पढ़ रहे होते हैं, दिस इज़ माई बुक, तो हम दिस का ट्रांसलेशन कर लेते हैं। दिस का मतलब यह इज़ का कोई मतलब नहीं होता, दिस इज़ माई बुक, यह मेरी बुक है। तो एक तरीके का हम ट्रांसलेशन सीखते हैं वर्ड टू वर्ड। तो एक तरीके का यहाँ पे भी यूज़ ऑफ ट्रांसलेशन कैन नॉट बी डिस्पेंस विद द टीचिंग ऑफ इंग्लिश। देयर इज़ अ नंबर ऑफ वर्ड्स इन द फॉरेन लैंग्वेज कैन नॉट बी एक्सप्लेन इन द सिंपल लैंग्वेज। तो भाई जो अगर हम बात करें कि लैंग्वेज इंग्लिश पढ़ा रहे हैं तो बहुत सारे वर्ड्स होते हैं जो कभी हमने सुने ही नहीं होते हैं, वो डेली यूज़ में यूज़ ही नहीं होते। फिर उसको समझाने के लिए हम इसका यूज़ कर सकते हैं, ट्रांसलेट करके समझा सकते हैं, ठीक है ना। जैसे कि व्यवहारवाद, तो बिहेवियरिज्म,
है ना? तो बिल्कुल जो अलग है, बिल्कुल समझ नहीं पाएगा बच्चा, तो उसको हम बिल्कुल एग्जैक्ट वर्ड्स समझा देते हैं कि इसका ये मीनिंग होगा। तो इससे बच्चे को समझ में सिंपल लैंग्वेज में नहीं समझा सकते, इसलिए कॉम्प्लेक्स होते हैं, इसलिए हम ट्रांसलेट कर देते हैं बिल्कुल ही प्रॉपर टेक्स्ट का जैसे हम ट्रांसलेट करते हैं, या फिर मैक्सिमम यूज़ ऑफ सिंपल इंग्लिश। तो ये हो सकता है एक तरीके का। हम जब ईडियम्स होते हैं या फ्रेजेस होते हैं जो आधे अधूरे शब्द होते हैं, ईडियम्स होते हैं जो कि ऐसे गुथी हुई भाषा में लिखा होता है कुछ भी ईडियम, है ना, मुहावरे टाइप्स के होते हैं। तो जब भी वो बुक में आएंगे या पोइट्री में आएंगे तो बच्चे को समझ में नहीं आएगा, वो लिटरल सेंस ले लेगा तो भी गड़बड़ हो जाएगी। तो उसका भी मीनिंग टीचर बता देगा या फिर मदर टंग में समझा देगा कि इसका ये मीनिंग होता है, तो वो उसके लिए ईजी हो जाएगा। ठीक है, और इस तरह से हम कह सकते हैं कि ईडियम फ्रेजेस का यूज़ हम कर सकते हैं ट्रांसलेट करने में। और एक तरीके का वोकेबलरी बच्चों को पढ़ानी है, रूट वर्ड्स पढ़ाने हैं, कंटेंट के वर्ड्स पढ़ाने हैं। जो भी चैप्टर पढ़ाया उसमें जो कंटेंट वर्ड्स हैं, कुछ कुछ रेलिवेंट वर्ड्स होते हैं जो कि बिल्कुल भी समझ में नहीं आते हमारी आम भाषा बोली में, तो फिर वो हम डायरेक्टली उसका मीनिंग बता देते हैं ताकि बच्चे को ईजी हो जाए। यही सेम बार बार है कि वोकेबलरी, स्ट्रक्चरल वर्ड्स किस तरह से हम यूज़ कर सकते हैं मदर टंग का इसको एक्सप्लेन करने में, है ना। मदर टंग कंप्रीहेंड करने में, कोई भी टेक्स्ट लिखा है उसको इंटरप्रेट करने में, जैसे कि ईडियम्स हमने अभी कहा कि ईडियम जो होते हैं वो बहुत ही क्लोज्ड भाषा में लिखे होते हैं, तो उसका मीनिंग, लिटरल मीनिंग कुछ और होता है और उसका ऐसे एक्चुअल मीनिंग कुछ और होता है। तो कॉम्प्रीहेंशन, एक्सप्लेनेशन आना चाहिए, कॉन्टेक्स्ट में समझ में आना चाहिए। कोई भी चीज़ हम पढ़ रहे हैं तो कॉन्टेक्स्ट टीचर को पढ़ाना पड़ेगा, वो भी वो हिंदी में ही पढ़ाएगा। तो फिर नेक्स्ट इसमें हम बात करते हैं जैसे कि मदर टंग हो गई। तो मदर टंग में पहले अगर कोई अपने विचारधारा कुछ भी लिखनी है उसने पहले वो हिंदी में लिखेगा या फिर हिंदी में सोचेगा। कंपोजिशन जो भी लिखनी है, अपने आइडियाज़, कंटेंट ऐसे लिखना चाहता है तो वो अपने शब्दों में भी पहले वो अपनी भाषा में उसको समझेगा, फिर वो इंग्लिश में लिख पाएगा। तो इस तरह से इंस्ट्रक्शन देना है, जैसे कि बच्चे को नहीं समझ में आ रहा है, अभी स्टार्टिंग ही हुई है उसकी इंग्लिश सीखने की, तो तब भी हम इंस्ट्रक्शन देते समय, टीचिंग, ग्रामर पढ़ाते समय, साउंड का ज्ञान देते समय, ये सब में हम इंटरफेयर करेंगे किसका, मदर टंग का, किसमें, इंग्लिश में। एक तरीके का हम तरीके जब हम पोयम पढ़ाएंगे ना बच्चों को, तो पोयम पढ़ाते समय बच्चे को एग्जैक्ट वर्ड्स के मीनिंग नहीं समझ में आते, तो वो क्या करेगा, टीचर क्या करेगा, उसको मदर टंग में ट्रांसलेट कर लेगा समझाने के लिए। ठीक है, कुछ वर्ड्स होते हैं जो नहीं समझ में आते हैं। नेक्स्ट इसमें आता है कि एग्जैक्ट मीनिंग क्या होगा किसी चीज़ का, वो बता देना। ये जैसे कि कोई सेंटेंस में बताया गया है एडजेक्टिव के बारे में कि ये बहुत ही ज़्यादा ब्यूटीफुल है, चार्मिंग है, ऑनेस्ट है, तो इस तरह से जो वर्ड्स आएंगे हम डायरेक्ट बच्चों को बता देंगे कि ऐसे जो शब्द होते हैं जो कि विशेषता बताते हैं वो एडजेक्टिव होते हैं। तो ये सब बताना किस में बताएगा, वो उसकी मदर टंग में, ताकि बच्चे को समझ में आए। वाइल एक्सप्लेनिंग, कॉन्टेक्स्ट में समझ में आना चाहिए, ओरली समझा दो, मीनिंग समझा दो, है ना। तो मदर टंग एक तरीके का एक टूल हो सकता है। मदर टंग का यूज़ करते हुए हम अपनी जो भी लैंग्वेज उसको लर्न करवाना चाहते हैं या फिर उसकी प्रोसेस इंक्रीज़ करना चाहते हैं, तो हमें चाहिए कि भाई यहाँ पे हमारी एड्स का यूज़ करते हैं। मदर टंग एज अ एड यूज़ किया जाएगा। इट डज़ नॉट हिंडर द प्रोसेस ऑफ लर्निंग इंग्लिश, ये हमारी लर्निंग इंग्लिश में हिंडर नहीं करेगा, हालांकि ये हमें क्या करेगा, एक्सेलरेट करेगा हमारी प्रोसेस को। टीचर हाउ विल मेक यूज़ ऑफ मदर टंग इन द केस ऑफ स्टूडेंट विल रिक्वायर्ड टू स्पीक इन इंग्लिश, मदर टंग विल बी सिंपली हेल्पिंग टू द पीपल्स हेयर आर सॉल्विंग द डिफिकल्टी। ठीक है, तो ये यहाँ पे आपको समझ में आया, इंटरफेरेंस ऑफ मदर टंग इन टीचिंग ऑफ इंग्लिश फॉर सिंटेक्स, प्रोनाउंसिएशन एंड स्पेलिंग। तो भाई इंटरफेरेंस क्या होता है, अब देखो जो हमने बात की कि यूज़ क्या है, यूज़ ऑफ मदर टंग, कि हम बच्चों को पोइट्री नहीं समझ में आ रही है, हमने डायरेक्ट उसको एक्सप्लेन कर दिया, उसको कॉम्प्रीहेंड कर दिया, उनको एग्जैक्ट मीनिंग बता दिए, फिर इस वो सेंटेंस में वर्ड क्या है, ग्रामर क्या लगी है, हम डायरेक्ट उसको उसकी भाषा में बता रहे हैं। अगर बच्चे को कॉम्पोजिशन करना है तो भी वो ये सब चीज़ें यूज़ के लिए आई हैं, कि मतलब कि जो मदर टंग है आपकी वो यूज़ कैसे कर सकते हो आपकी टीचिंग ऑफ इंग्लिश में। बट यहाँ पे बात आई है कि मदर टंग कभी जब एक्सेसिव यूज़ होना शुरू हो जाए तो फिर ये इंटरफेयर भी करना शुरू कर देती है, मतलब कि आपकी जो लैंग्वेज है, जो आप लैंग्वेज जो सिखाना चाहते हो उससे वो भटक जाते हैं बच्चे, और फिर वो इंटरफेयर करना शुरू कर देती है, बच्चे को कन्फ्यूजन हो जाती है। तो इसका एक्सेसिव यूज़ भी नहीं करना है। तो ये भी बताया गया है कि भाई डिफरेंसेस ऑफ स्पीच साउंड। अब जैसे कि मैंने यहाँ पे लिखा कि स्पीच साउंड, कि मान लो कि जो इंडियन लैंग्वेजेस हैं, भारत की जो भाषाएं हैं, वो डिफरेंट है इंग्लिश से। ठीक है, कैसे डिफरेंट है, जैसे कि हम बात करते हैं कि इंग्लिश में 20 वॉवल्स होते हैं, वॉल साउंड होते हैं जिसमें वॉइस निकलती है। ठीक है, वॉइस साउंड क्रिएट होती है। बट अगर हम हिंदी की बात करें तो हिंदी में 10 वॉल साउंड होती है। ठीक है, तो ये हमें थोड़ा रटना होगा कि भाई इंग्लिश में कितनी साउंड होती है, 20 वॉवल साउंड होती है, 24 कॉन्सोनेंट होते हैं। हिंदी में डिफरेंट हो जाता है, हिंदी में कम क्यों है, ओनली 10 क्यों है। इट बिकम्स डिफिकल्ट फॉर द स्टूडेंट टू एक्वायर न्यू स्पीच साउंड पर्टिकुलरली व्हेन दे आर थिंक एंड स्पीक इन मदर टंग। अब ये बच्चों के लिए काफ़ी डिफिकल्ट हो जाएगा उनको समझने में कि जो वो बोल रहे हैं या फिर जो वो सोच रहे हैं वो अपनी मदर टंग में बोल रहे हैं, उनको पता है कि इसका साउंड कैसे क्रिएट होगा। हालांकि उन्होंने पढ़ा नहीं होता है, फिर भी उन्होंने जो भी उन्होंने सुन के या फिर थिंक करके पढ़ा होता है जो अपनी भाषा,
तो फिर जब उनके लिए बहुत ही कन्फ्यूजिंग सा हो जाता है कि हमारी भाषा में तो ऐसे बोलते हैं पर इनकी भाषा में कैसे बोलते हैं, तो एक तरीके का कन्फ्यूजन क्रिएट हो जाता है। अगर वो बच्चे को डायरेक्ट ये बता दिया जाए कि इंग्लिश में ही सोचना है और बोलना है, तो वो ऑटोमेटिकली उसे समझ में आएगा। पर जब हिंदी में पहले वो ट्रांसलेट करेगा 10 हिंदी में सोचेगा, फिर 20 इंग्लिश में सोचेगा, तो ये पर्टिकुलर आपकी प्रोनाउंसिएशन में अफेक्ट करेगा, हिंडर करेगा। मदर टंग इंटरफेयर करती है इंग्लिश स्पीच में, और मदर टंग जो है वो अच्छी नहीं है। वो आपकी जो प्रोनाउंसिएशन है, जो आपका साउंड है, उसको जो भी आप शब्द बोलोगे उसमें गड़बड़ कर देगी, पुअर हो जाएगा आपका प्रोनाउंसिएशन। आप अच्छे से स्पीच नहीं कर पाओगे। कोई भी शब्द को सड़क को सड़क बोलना शुरू कर दोगे, है ना, क्योंकि हिंदी में अलग उसका साउंड होगा और इंग्लिश में उसका अलग होगा। ठीक है, जैसे जैसे आप पढ़ते हैं सोक्रेटी, सोक्रेटी, सुकरात, तो सोक्रेटी इंग्लिश में पढ़ लेंगे और हिंदी में सुकरात है। जैसे एरिस्टोटल, एरिस्टोटल ऐसे इंग्लिश में पढ़ेंगे, जब हिंदी में पढ़ेंगे तो अरस्तु पढ़ते हैं। तो एक तरीके का साउंड प्रोनाउंसिएशन, अगर वो हिंदी में अरस्तु बोल रहा है तो वो इंग्लिश में भी अरस्तु ही बोलेगा। तो इस तरह से उनकी प्रोनाउंसिएशन में गड़बड़ हो जाती है। अगर उसको पता ही एरिस्टोटल होगा तो वो एरिस्टोटल ही बोलेगा। हमें इंग्लिश सीखनी है ना, पर ऐसा नहीं होता है। ट्रांसलेशन कभी गड़बड़ कर देता है। सिंटेक्स जो होते हैं, मान लो कि जैसे इंग्लिश में कुछ सेंटेंस होते हैं, जैसे कि ये सेंटेंस है, ही डाइड ऑफ कॉलेरा, तो वो मर गया कॉलेरा से, वह कॉलेरा से मर गया। तो जहाँ पे जो वर्ब है वो सब्जेक्ट के बाद आती है, सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट। ठीक है, सब्जेक्ट के बाद वर्ब आती है, वर्ब के बाद ऑब्जेक्ट, है ना, ऑब्जेक्ट से पहले वर्ब आएगी, कभी भी ऑब्जेक्ट के बाद नहीं आएगी, है ना। तो कहने का मतलब है कि जब ये इंग्लिश में लिखा गया है सिंटेक्स, वो ऐसे जाएगा, हमेशा वर्ब ऑब्जेक्ट और सब्जेक्ट के बीच में आती है। बट अगर हम देखें हिंदी में, तो हिंदी का स्ट्रक्चर बिल्कुल डिफरेंट होता है। हिंदी जो है वो सब्जेक्ट इज़ फॉलोड बाय, जो सब्जेक्ट, जो इसका ऑब्जेक्ट था वो उसका सब्जेक्ट बन गया, कि सब्जेक्ट तो वही है, और जो ऑब्जेक्ट था वो सब्जेक्ट की जगह चला गया, वर्ब की जगह चला गया, और वर्ब की जगह वो डेड, जो डाइड है वो चला गया। तो एक तरीके का आप समझोगे कि यहाँ पे लिखा है द हिंदी सब्जेक्ट फॉलोड बाय ऑब्जेक्ट एंड वर्ब कम्स इन एंड, जो वर्ब है वो एंड में आती है हमेशा। इस तरह से जो सब्जेक्ट वर्ब की कहानी हमने अभी बात की कि किस तरह से अफेक्ट करता है। जैसे हिंदी में हमने बोला कि द मदर ब्रिंग्स अप द चाइल्ड, माँ बच्चों को पालती है, बच्चे को माँ पालती है, कुछ भी बोल सकते हैं, माँ बच्चे को पालती है, बच्चे माँ को पालती है। तो बच्चा जो था वो ऑब्जेक्ट था इसमें, बट अगर हम देखें हिंदी में तो ये बच्चा बिल्कुल आगे गया। तो एक तरीके का इसमें बताया गया कि जो वर्ब है वो एंड में ही हमें देखने को मिलेगी हिंदी में। अगर हम ऐसे ट्रांसलेट करेंगे तो गड़बड़ हो जाएगी। बच्चा अगर बोलेगा कि मैम बोलेगी कि ट्रांसलेट करो, मेरा नाम दिस दैट है, तो माई नेम इज़, ठीक है, तो जो मेरा नाम बिनती है, तो मेरा नाम जो है वो पहले आया है, तो ये तो नहीं होगा। जैसे कि यहाँ पे देख लो कि एग्जैक्टली हम ट्रांसलेट नहीं कर सकते, सीधी सीधी बात है, तो यहाँ पे भी गड़बड़ हो जाएगी। सिंटेक्स कभी हम करेक्ट नहीं लिख पाएंगे, ट्रांसलेट करके भी हम करेक्ट नहीं लिख पाएंगे। स्पेलिंग डिफरेंट डिफरेंट होती है भाई, जो भी हम हिंदी में बोलते हैं। हिंदी में क्या होता है, जैसा हम बोलते हैं वैसा हम लिख देते हैं। जैसे कि मैं बोला, मैं बोला तो मैंने मैं ही लिख दिया, तो मतलब एक जैसा हम सुनेंगे हिंदी में वैसा ही लिख देंगे, मैं, मेरा। तो इसमें कोई, ठीक है, इसमें साउंड के माध्यम से हम लिख सकते हैं जो भी हमें सुनाई दे रहा है, ठीक है। बट अगर हम इंग्लिश में बात करें, इंग्लिश में, ठीक है, तो हम बोलेंगे माई, माई, तो माई ऐसे लिखेंगे इसको, एम और वाई मिलके, अल्फ़ाबेट दो मिलके अलग ही लिखा जा रहा है ना। तो कहने का मतलब है कि हम बोलते कुछ हैं, अगर अंग्रेजी में हम बोलेंगे तो उसका फोनेटिक नहीं होता है कुछ भी, पर हिंदी का होता है, तो इनमें गड़बड़ सी हो जाती है। ठीक है, हिंदी में होता है, पर इंग्लिश में भी अगर हम बोलेंगे, जैसे कि हमने बोला कि नाइफ, है ना, कि नाइफ बोल दिया, हाँ, क्योंकि